सो टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट टाइम हमारे पास जो थी हमारे पास डिस्कशन थी वो एक्सलेरेशन, वेलोसिटी और स्पीड के ऊपर थी और साथ साथ हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हमने वो फ़र्क देखा था। अच्छा, हम हमारे पास पीछे एक क्वेश्चन रह गया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शनल का फ़र्क था कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टर डिस्टेंस है और उसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन का पैरामीटर भी शामिल होता है, मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट जो है या डायरेक्शनल मोशन जो है वो हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट। सो इसी चीज़ को भी हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ जो है उस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है कि हमारे पास वो क्वांटिटीज़ जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्शंस के पैरामीटर शामिल हैं, अगर मैं कहूँ कि डायरेक्शन इंक्लूडेड हो तो वो मेरे पास जो वो क्वांटिटीज़ या वो फिज़िकल पैरामीटर्स वो मेरे पास कहलाते हैं वेक्टर्स। और अगर मेरे पास डायरेक्शन मेंशन ना हो, डायरेक्शन नॉट इंक्लूडेड, तो ये मेरे पास कहलाते हैं स्केलर। अच्छा, स्केलर और वेक्टर के दरमियान क्वांटिटी का जो फ़र्क है वो मेरे पास सिर्फ डायरेक्शन का है और बाकी इसके अंदर और कोई फ़र्क नहीं है। इनकी यूनिट्स तो सेम है बट इसके अंदर डायरेक्शन का रूल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैं लेता हूँ वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्केलर में क्या है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इनकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और इसकी भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। जो सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो डायरेक्शन का होता है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर डायरेक्शन इंक्लूडेड होती है और आपके पास जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो विदाउट डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब आपके पास ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू बेसिक, स्केलर्स एंड वेक्टर। स्केलर्स के अंदर देखो यूनिट्स मैग्नीट्यूड तो रहता है। मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड क्या वैल्यू, मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ स्पीड की, स्पीड का मैग्नीट्यूड आपके पास अगर मिसाल के तौर पर एक स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो इसमें जो 10 जो वैल्यू है ये इसका मैग्नीट्यूड है और यूनिट है। इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल there are certain physical quantities that can be described through their magnitude and suitable units. सही है, यूनिट है। The information is enough to describe them. For example, the mass of a watermelon is 3 kg, where 3 is the magnitude and kilogram is the suitable unit. Such quantities is called scalar quantities. हमारे पास वो क्वांटिटी जिसके अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड और यूनिट्स के जरिए चीज़ों को डिफाइन किया जाए वो कहलाती हैं स्केलर्स। स्केलर क्वांटिटी आपके पास मिसाल के तौर पर अलग हो गया, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, डेंसिटी। लेकिन इसके अगर मैं कंपैरिजन में जाता हूँ वेक्टर्स के अंदर क्या होता है कि सम फिजिकल क्वांटिटीज आर नीडेड डायरेक्शन अलोंग विद देयर मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल है कि अ बस ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ अ नॉर्थ, एंड डायरेक्शन मेंशन है कि उसने कहा कि उसकी जो वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड है जब वो नॉर्थ साइड की या रोड की नॉर्थ एंड की तरफ या नॉर्थ साइड पे गई है तो उसकी। तो कुछ क्वांटिटीज़ क्या होती है हमारे पास डायरेक्शन के ज़रिए रिप्रेजेंट की जाती हैं और कुछ जो होती हैं वो नॉन डायरेक्शन। अच्छा, मैट्रिक तक फिजिक्स के अंदर हमारे पास स्केलर और वेक्टर बहुत सिंपल है, लेकिन अगर मैं इसके मैं बात करूँ वेक्टर कि अगर मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाता हूँ, ख़ासतौर पर जो फर्स्ट ईयर के अंदर मेरे पास आता है चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर के अंदर, वेक्टर स्केलर का बहुत डिटेल टॉपिक होता है। तो उसके अंदर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कैलकुलेशन ऑफ अ वेक्टर, तो काफ़ी डिटेल है। लेकिन हमारे 9th के लेवल पे मैट्रिक पे तो बहुत सिंपल रखा गया है वेक्टर स्केलर को। लेकिन इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो कुछ क्वांटिटीज़ क्या हो गई जो बगैर डायरेक्शन के हो गई। मिसाल के तौर पे किसी भी चीज़ का वज़न आपने क्या किया, जो वज़न है और उसके साथ यूनिट लगा दी। कुछ क्वांटिटीज़ के अंदर क्या हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर एक्सेलरेशन के अंदर हमें डायरेक्शन का एंगल होता है कि हमें एक्सेलरेशन किस एंड की तरफ गई है या डिस्प्लेसमेंट के रेफरेंस से हम जो बता रहे होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय द मैग्नीट्यूड विद अ सूटेबल यूनिट एंड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर और नॉन स्केलर के अंदर आपका जो फ़र्क है वो इसका है। बस इसके अंदर सिर्फ इतना सा बताया गया, लेकिन इसकी डिटेल के अंदर जो होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से। एरो जो है ये डिपेंड बता रहा है इसकी डायरेक्शन। सही है, इतना सा आपके पास 9 मैट्रिक के अंदर है कि आपके से पूछा कि स्केलर क्या होती है, वेक्टर क्या होती है। अगर आपके स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी जो विदाउट डायरेक्शन, आप सिंपल मैग्नीट्यूड और यूनिट से आप वो बता सकें, जैसे कि आप बता दो वेट
किसी भी बॉडी का वेट आप सिंपल उसका मैग्नीट्यूड वो जितना वो वजन है उसके साथ वो यूनिट लगा दो, और स्केलर के अंदर वेट है और इसके अंदर आप लगा दो वेलोसिटी लगा दो, सबसे आसान है। तो इतना सा सिर्फ आपको डिफरेंस बताओ। तो ये अब जो वेक्टर है उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिप्रेजेंट करती है इसकी डायरेक्शन को। मिसाल के तौर पे द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। सिंपल अगर मैं एक लाइन लगा दूं तो ये मेरे पास एक वेक्टर है, जैसे ए है और बी है, इसको मैं वेक्टर बनाना चाहता हूँ तो मैं ए के ऊपर लाइन लगा दूंगा और बी के ऊपर लाइन लगा दूंगा। तो मैं इस तरीके से उस चीज़ को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। स्केलर और वेक्टर के अंदर सिर्फ 9th के लेवल में इतनी सी बात की गई है। बट हाँ, हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है तो हमें ग्राफ को समझना ज़रूरी है। सही है। अब ग्राफ को हम कैसे समझते हैं? मिसाल के तौर पे स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस क्या है? स्केलर विदाउट डायरेक्शन है और जो वेक्टर्स हैं वो विद डायरेक्शन। अब हमारे पास ग्राफ को समझना ज़रूरी है। देखो, ग्राफ के अंदर आप सिंपल सा याद रखो, एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको मैं कहता हूँ वाई एक्सिस। बस ये चीज़ समझ आ गई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और ये जो जहाँ से ये स्टार्ट होता है इसको ओरिजिन कहते हैं, या आमतौर पे ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है? ज़ीरो। यहाँ पर वाई की भी ज़ीरो है, एक्स की भी ज़ीरो है, तो ओरिजिन जो होता है वो किसके बराबर होता है? ज़ीरो के। अब मैं ग्राफ के ऊपर बात कर रहा हूँ। कोई भी ग्राफ हो तो उसमें जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या ख़ास तौर पर मैं बात करूँ टाइम, मोस्टली हमारे पास कहाँ आता है? एक्सेसिव हर केस में। और जो टाइम के साथ स्पीड, वेलोसिटी वगैरह ये सब कहाँ जाती हैं? वाई एक्सिस पे जाती हैं। स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें आपके पास वाई एक्सिस पे जाती हैं। ग्राफ को सेट कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पे ग्राफ की वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल देते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस से क्या होता है? हमारे पास जो बड़ी सी कैलकुलेशन होती है मैं ग्राफ के अंदर मैं बता देता हूँ कि यार वो सिंपल कैलकुलेशन में मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ, तो वो मेरे लिए उसकी लर्निंग या उसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है। अगर मेरे पास एक बड़ा बहुत ज़्यादा डेटा है तो मैं सिंपल एक ग्राफ बना के मैं उस डेटा को कंसाइज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक दिया हुआ है टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ। अभी मैं बुक से नहीं, मैं जनरल बता दूँ। देखो यहाँ पे जो टाइम है मिसाल के तौर पे सेकंड में दिया हुआ है 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? पहले सेकंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, दूसरे सेकंड में 5 और 5 10 करेगा, तीसरे में कितना करेगा? 15 करेगा, और चौथे सेकंड में 20 मीटर और पाँचवें सेकंड में 25 मीटर। तो ये ग्राफ जब आपके इक्वल रेशियो में बढ़े, पहले सेकंड में 5 है तो दूसरे में 10, तीसरे में, तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म। अगर ये इक्वल ना बढ़े तो ये नॉन यूनिफॉर्म। पहले सेकंड में उसने 2 किया, दूसरे सेकंड में 5 किया, तीसरे सेकंड में 10 कर दिया, चौथे सेकंड में 15 कर दिया, पाँचवें सेकंड में 25 कर दिया, तो ये कहलाते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में दो पॉसिबिलिटीज़ होती थी, या तो इन्वर्सली होगा या नॉन इनवर्स होगा। मतलब इसमें हम टाइम में मतलब हमारे को ग्राफ को देख के हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो वो मोशन है उसकी वो कैसी है। अगर ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स दोनों का जो चेंज है वो इक्वल आता है तो वो यूनिफॉर्म है। या अगर मैं कहूँ कि ग्राफ्स को समझने के लिए, हाँ, अगर ग्राफ इस तरह स्ट्रेट लाइन है तो ये कौन सा ग्राफ है? यूनिफॉर्म। अगर ये कर्व लाइन आती है या इस तरीके से आती है तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। बस ये इतना सा डिफरेंस होता है कि आपको ग्राफ के पैटर्न को भी देख के बता सकते हो। मेरे स्ट्रेट लाइन का मतलब है जितना ये बढ़ है उतना ये बढ़ है। इसमें क्या है कि हमारे पास कर्व पैटर्न है तो ये अजीब सा रैंडम बिहेवियर है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है यूनिफॉर्म ग्राफ, नॉन स्ट्रेट का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म। अब मिसाल के तौर पे अब कांस्टेंट का पढ़। अब यहाँ हमारे पास एक चीज़ देखो, एक इधर यहाँ पे पास टाइम और एक डिस्टेंस है। टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ता है। नॉर्मली अगर गाड़ी चल रही है तो हर टाइम के बाद गाड़ी आगे जाएगी, लेकिन अगर गाड़ी रेस्ट पे होगी तो टाइम तो बढ़ता रहेगा, टाइम तो वो गाड़ी अपने पार कर दी लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। तो इस केस में मतलब अगर ये हो गया, अगर मैं इसको दिखा सकूं टाइम और डिस्टेंस, अगर मैं इसका यूनिफॉर्म ग्राफ बनाना चाहूँ तो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ेगा लीनियर। नॉन यूनिफॉर्म बनाऊँ तो या तो यूँ हो सकता है
या यूँ हो सकता है, सही है। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी रेस्ट में होगी तो टाइम तो बढ़ता रहेगा लेकिन डिस्टेंस तो नहीं बढ़ेगा ना। मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर डिस्टेंस है, तो मतलब ये ऊपर नहीं जाएगा। डिस्टेंस मिसाल के तौर पे 10 मीटर चली गाड़ी, फिर उसने ब्रेक मार दिया, ख़राब हो गई, तो टाइम तो बढ़ा लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ा। हकीकत में क्या होना चाहिए था, 10 से वो यूँ बढ़ती, वो तो नहीं बढ़ रही, वो तो एक लाइन पे आगे लीनियर। तो ये क्या है, ये गाड़ी रेस्ट में। तो अब इसमें क्या है, टाइम हो रही है, इसमें भी क्या है कि गाड़ी रेस्ट में आपके पास। तो इस किसी भी ग्राफ को देख के आप उसका बता सकते हो बिहेवियर क्या है। यहाँ पर इसमें क्या है, गाड़ी टाइम और स्पीड का है। मिसाल के तौर पे इसमें पूछता है, मिसाल के तौर पे इसमें 5 सेकंड में कितना वो ट्रैवल किया। फॉर एग्जांपल इसने 0 सेकंड में कितना किया था, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी। फर्स्ट में भी 20 की रही, सेकंड में भी 20 की रही, स्पीड तो कांस्टेंट रही है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना गया, 5 सेकंड में 520 था 100। इसका आंसर आएगा 100, ये आ गया 100। तो डिफरेंट ग्राफ से और डिफरेंट पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ ये होता है ग्राफिकल एनालिसिस का, आपको सिर्फ ये पता हो कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये आपके पास है यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ, जब दोनों चीज़ स्ट्रेट लाइन आती है बिल्कुल ऐसे, और जब ये कर्व हो जाए, इस तरह हो जाए, तो ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ होता है। बस ये ग्राफ की प्रैक्टिस हमारे पास जब हम वो प्रैक्टिकल करते हैं या लैब एक्सपेरिमेंट होते हैं तो उसके अंदर होता है। इक्वेशंस ऑफ मोशंस, सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अब इसको हम समझते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ये हमने ग्राफ को देख लिया और स्केलर और वेक्टर को। अब देन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन, बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है। हम इसको देखते हैं।